हाँ तो साथियों, सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई DGFMS, डायरेक्टरेट जनरल आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, भाई ये जो विभाग है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखो, भर्ती के बारे में तो आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे देख लिया होगा भाई। वो तो जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो कोई भी बता सकता है कि इतने पद हैं इस ट्रेड के, ये जो है वैकेंसी आई हुई है, ये आपके ट्रेड टेस्ट होंगे, ये आपके एग्जाम में आएगा, ये सिलेबस रहेगा। वो सारी चीज़ें तो जो है आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कैंडिडेट पूछता रहता है और जो हर कोई बता भी नहीं सकता है, वो है इसकी जॉब प्रोफाइल। तो देखो, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में एकदम सटीक जानकारी मैंने भी देखा था। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं डला हुआ है जिसमें इसके बारे में एकदम सटीक जानकारी दी हुई है। और वो जानकारी आपको वही दे सकता है या तो इन चीजों से जुड़ा हुआ हो या फिर उसको इस बारे में सारी नॉलेज हो। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि भाई ये जो आपका विभाग है जिसमें भर्ती निकली हुई है DGFMS में, ये जो करता क्या है। और जो इसमें देखो डिफेंस सिविलियन भर्ती किए जाते हैं, तो ये जो डिफेंस सिविलियन भर्ती किए जाते हैं किस लिए किए जाते हैं, क्या इनकी जॉब होती है, क्या सैलरी रहती है, कितनी छुट्टी वगैरह मिलती है, क्या क्या इनको फैसिलिटी मिलती है, क्या इनका ड्यूटी टाइम वगैरह रहता है, पूरा अपन इसके बारे में डिटेल से आपको बता देंगे। ये देखने के बाद में आपका लेके इसकी सैलरी से सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट इसकी जॉब प्रोफाइल को लेके आपके नहीं रहेंगे। सारे डाउट लगभग अपन क्लियर कर देंगे। कुछ छूट जाते हैं तो आप लोग कमेंट कर लेना, कोशिश करेंगे सभी का रिप्लाई करने की। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि भाई जो DGFMS है, जो विभाग आपका, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो सैन्य बल है हमारा, उस सैन्य बल को मेडिकल फैसिलिटी जो दी जाती है, पूरी मेडिकल फैसिलिटी का हेड होता है, प्रमुख होता है ये। ठीक है, अगर एक मेन बात मैं आपको बताऊं तो DGFMS जो है रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मेडिकल पॉलिसी, जो कि सैन्य सशस्त्र बल जो होते हैं उनके लिए जो मेडिकल पॉलिसी, जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह होते हैं, उन सभी के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है ये जो DGFMS विभाग है वो आपका। इसका काम क्या है भाई? पूरे सैन्य बल को, जो अपने सेनाएं हैं, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी का पूरा नियंत्रण रखना इसी का काम है। ठीक है भाई, जैसे मान लो जरूरत पड़ गई कहीं भी लड़ाई के दौरान या कहीं भी, कैसे क्या मेडिकल फैसिलिटी भेजनी है, कहाँ कहाँ जो है मतलब सेना को जहाँ भी जरूरत है, कोई भी हार्ड एरिया में, नॉर्मल में, पीस में, कहीं भी। आपको पता है जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कहीं भी उसकी फैमिली को भी और जो सोल्जर होता है उसको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो इन सब चीज़ों का जो नियंत्रण रहता है वो सारा इसी के अंडर में रहता है, इसी विभाग के अंडर में। लेकिन जो ये भर्ती निकली हुई है इस विभाग में, कुछ डिफेंस सिविलियंस के निकली हुई है, तो उनका क्या काम है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले बता देता हूं जो ये विभाग है इसका मुख्य काम क्या है। तो सेना के लिए जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनमें दवाइयां हो गई या फिर इनके मेडिकल स्टोर हो गए, या फिर जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, मतलब आर्मर्ड फोर्सेस का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, मतलब FMC जिसको बोलते हैं, पुणे में है, उसका हो गया। फिर जितने मेडिकल स्टोर हैं, डिपो हैं, जितने मेडिकल स्टोर डिपो हैं मिलिट्री के, वो सब उन पे नियंत्रण रखना, दवाइयां वगैरह खरीदना, कुछ मशीनें, जो उपकरण मतलब हॉस्पिटल में यूज होते हैं उन सबको खरीदना, रख रखाव, या फिर उन सबको डिप्लॉय करना हर जगह पे। तो ये सब काम जो है इसी के अंडर में आता है। इनका मुख्य जो है ना, सारा इसको कंट्रोल करने वाला जो विभाग है वो होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ डिफेंस सिविलियंस की भर्ती नहीं है भाई। सीटें तो देखो कम है, लेकिन मेन बात है कि जो सीटें जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, तो वो सबसे पहले पूछना चाहता है इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है भाई। सबसे ज्यादा मेरे पास कमेंट जॉब प्रोफाइल को लेके आते हैं, क्योंकि मिलिट्री से जुड़ी जितनी भी जॉब है मैक्सिमम के मैंने बहुत सौ के जॉब प्रोफाइल के जो है वीडियो डाले हुए, जिनको देख के कैंडिडेट को मतलब सही जानकारी मिली। तो कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं सर हमें इसी भी भर्ती के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में पता करना है। तो देखो, फिलहाल जो भर्ती निकली हुई है अपन उसके ऊपर अगर बात करें तो उसमें काफी सारी ट्रेड्स हैं। अगर मैं शुरुआत से टॉप से मैं बात करूं तो आपका अकाउंटेंट हो गया, या फिर आपके भाई क्लर्क हो गए, स्टेनोग्राफर या LDC लोअर डिवीजन क्लर्क हो गए, फायरमैन हो गए, MTS हो गए, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, ट्रेडमैन हो गए, या फिर कुक हो गए, पेंटर हो गया। तो काफी सारे पदों के ऊपर भर्ती निकली हुई है। अपन सब के बारे में देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं इसमें सैलरी से, किसको कितनी सैलरी मिलती है। तो आपने देखा होगा हर एक जो ट्रेड है उसका पे लेवल दिया हुआ है। तो मैं आपको पे लेवल से समझा देता हूं। आप पे लेवल के सामने देखेंगे तो उसमें बेसिक पे या फिर ग्रेड पे लिखा हुआ है, एक लेवल से लेके यहां तक लिखा हुआ होगा। जैसे 18,000 से आपको दिखा देगा 59-60,000 तक। तो आप समझ नहीं पाओगे, वो जो है सैलरी आपकी बढ़ती रहती है, लेकिन शुरुआती आपकी 18,000 नहीं होती है। अगर मैं पे लेवल 1 वालों की मैं बात करूं तो भाई पे लेवल 1 की स्टार्टिंग सैलरी टोटल सब कुछ जोड़ के 30 से 35,000 पहुंच जाती है शुरुआत सैलरी। और वो आगे बढ़ती हुई जाती है, मतलब हर साल जो है इंक्रीमेंट लग के जो सैलरी आगे तक बढ़ती हुई जाती है। आप जितनी लंबी सर्विस करते हैं उस हिसाब से आपकी 80-90 हज़ार तक भी लास्ट में सैलरी आपकी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका पे लेवल 1 का।
उसके बाद में कुछ जो आप देखेंगे ट्रेड पे लेवल 2 में है, तो पे लेवल 2 का अगर मैं आपको बताऊं तो 35 से 38 या 40 हज़ार तक भी सैलरी जो है इसकी चली जाती है। तो ये हो गया पे लेवल 2 का। आप ग्रेड पे जो लिखा हुआ है उससे नहीं समझ में आ रहा, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ एक क्लियर डाटा है, इसके अप्रोक्स सैलरी पहुंचती है। कुछ सिटीज पे डिपेंड करती है, कुछ जैसे क्लास 1 सिटी होती है उसमें कुछ एचआरए वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, तो उसमें थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से बाकी कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं रहता इसमें। अगर पे लेवल 4 की बात करूँ तो पे लेवल 4 में जो कैंडिडेट आते हैं उनकी 40 से 45 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। वो ये हर साल जो है इंक्रीमेंट के साथ में बढ़ती रहती है सैलरी। उसके बाद पे लेवल 5 की 50 हज़ार तक सैलरी पहुंच जाती है स्टार्टिंग ही जो है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें सैलरी रहेगी। तो ठीक ठाक भाई अच्छी सैलरी है। पद के हिसाब से आप जितने अपर लेवल के पद के ऊपर के तैयारी करेंगे और सेलेक्ट होंगे तो उस हिसाब से सैलरी आपकी ज्यादा रहेगी भाई। अब कैंडिडेट कई पूछते हैं कि छुट्टी के बारे में, तो देखो जो डिफेंस सिविलियन होते हैं आप किसी में भी ले लो, चाहे एओसी में ले लो, अभी एओसी की भर्ती चल रही है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की, या फिर आप डीजीएफएमएस में ले लो, या फिर डीजीएमई की जो भर्ती निकली थी, किसी में भी ले लो, उसमें 50 से 60 आपकी टोटल छुट्टियां जोड़ के, सीएल ईएल या फिर आपकी मेडिकल लीव वगैरह सब जोड़ के साल में इतनी छुट्टियां आपकी बन जाती हैं। बाकी समय भाई काफ़ी सारा मिलता है पढ़ने के लिए, आपको सिर्फ ऑफिस टाइम में ड्यूटी करनी है, उसके बाद में कोई ड्यूटी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपकी नाइट में भी ड्यूटी लग जाएगी या फिर कुछ ऐसा अगर स्पेशल रहता है तो किया जाता है, नहीं तो बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता। ऑफिस टाइम में ड्यूटी की जाती है, बाकी कैंडिडेट एकदम फ्री रहते हैं जॉब लगने के बाद में, तो टाइम काफ़ी मिलता है। अगर आप अपर लेवल की पोस्ट के लिए भी पढ़ाई के लिए तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत समय मिलेगा। अब कैंडिडेट ये भी पूछते हैं सर रहने वगैरह के लिए, तो भाई देखो सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, आप फैमिली वगैरह को अगर रखना चाहते हैं तो मैरिड हैं तो ठीक है। अगर आप बाहर भी रहना चाहें तो आपको अलग से जो है होम रेंट अलाउंस मिलता है, एचआरए मिल जाता है। तो आप अगर अंदर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है, सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है, तो आप मतलब सिविल्स में भी रह सकते हैं, उसका आपको पेमेंट मिल जाता है। रहने की फैसिलिटी भाई मिलती है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद में भाई मेडिकल फैसिलिटी भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर भाई हो गया ट्रेड वर्क। अब कैंडिडेट पूछेंगे सर इस ट्रेड का क्या काम है। ठीक है, वैसे तो देखो यार इसमें पूछने वाली कोई बात है ही नहीं, जो ट्रेड है उसका जो नाम दिया हुआ उसी से पता चल रहा है किस ट्रेड का क्या काम है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपके भाई अकाउंटेंट है भाई, सीधी सी बात है, नाम से दिख रहा है यार अकाउंट संभालने और करना ही क्या है। ठीक है, स्टेनोग्राफर या फिर आप अपना एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह देखेंगे, इन सब में आप देख रहे होगे आगे टाइपिंग मांग रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, कीपैड पे सारे दिन बटन पीटने भाई, लेटर टाइप वगैरह करने, सारा यही काम है, ऑफिस का काम है। फायरमैन का भाई वही है, फायर फाइटिंग का, आग बुझानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी, उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, यही सब काम है। अब एमटीएस हो गया आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, भाई मल्टीटास्क दे दिए जाते हैं भाई, सीधी बात है। एमटीएस स्टाफ को मल्टीटास्क दिए जाते हैं, मल्टीटास्क में आपका कुछ भी आ जाता है। जैसे आपको बता दिया भाई, अगर कोई जैसे मान लो ऑफिस में डिटेल कर दिया, कोई ऑफिसर है पानी वगैरह लेके जाना उसके लिए, तो भाई वो सब आपको करना पड़ेगा अरेंज, है ना। अगर टी ब्रेक वगैरह आपको लेके आना है तो वो सब लेके आना पड़ेगा, यही सब अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में कोई फाइल वगैरह जैसे आपको क्लर्क ने दे दी यहाँ से वहाँ पहुँचाने को, साइन वगैरह करवा के लाना है, तो यही सब का मल्टीटास्क दिए जाते हैं उसको, तो भाई वो जो है काम करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ट्रेडमैन हो गया, तो ट्रेडमैन में काफ़ी सारी ट्रेड होती है, जो ट्रेड होगी उस हिसाब से वो काम करना पड़ेगा भाई। हाउस कीपिंग होगा स्टाफ, तो उसको हाउस कीपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस हिसाब से होगा। बाकी आप कुक देखेंगे तो कुक में भाई सीधी सी बात है, खाना बनाना है। तो ट्रेड में तो भाई कारपेंटर हो गया, तो भाई सीधा दिख रहा है भाई लकड़ी का काम है। तो उस हिसाब से भाई जो ट्रेड है ना, ट्रेड में नाम से ही पता चल रहा है कि क्या आपको काम करना है। बाकी जो चीज़ें थी आप लोगों के सबसे ज़्यादा डाउट रहते थे, मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। मेरे हिसाब से किसी का कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी हो भाई पूछ लेना, कमेंट कर लेना। जो मैंने बता दिया है उसका तो कहता नहीं हूँ, लेकिन जो नहीं बताया है वो अगर आपका कमेंट आता है, आप पूछते हैं, तो कोशिश रहेगी 100% सबके रिप्लाई करेंगे भाई। बाकी कुछ भी डाउट हो पूछना। इस वीडियो में यही जानकारी लेके आए थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।